आज के वीडियो में टीनिया सोलियम के बारे में संपूर्ण जानकारी बताएंगे, अर्थात इसकी आंतरिक संरचना, इसकी बाह्य संरचना, इसमें पोषण कैसे होता है, श्वसन कैसे होता है, इसका तंत्रिका तंत्र, जनन तंत्र आदि सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो टीनिया सोलियम संघ प्लेटी हेलमिंथीस का एक जंतु है। टीनिया सोलियम एक द्विपोषी परजीवी है, डाइजेनेटिक परजीवी होता है या पैरासाइट होता है, अर्थात यह अपना जीवन चक्र दो पोषदों में पूरा करता है या कह लीजिए कि दो परपोषियों में पूरा करता है। इसका वयस्क अपने मुख्य परपोषी मानव की छोटी आंत में रहता है। जो मानव की छोटी आंत होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, उसमें रहता है। और इसकी लार्वा अवस्था मध्यस्थ परपोषी या इंटरमीडिएट होस्ट जो सुअर होती है, जो पिग होती है, पिग के उदक में पाई जाती है। कहने का मतलब ये हुआ कि पहला पोषक मनुष्य होता है और दूसरा पोषक सुअर अथवा पिग होता है। और यह सामान्यतः फीता कृमि अथवा टेप वार्म के नाम से जाना जाता है और इसका ये जंतु वैज्ञानिक नाम है टीनिया सोलियम। तो इसको फीता कृमि सामान्य भाषा में कहा जाता है या टेप वार्म कहा जाता है। चलिए इसकी संरचना को समझ लेते हैं, अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ टीनिया सोलियम के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी बाह्य संरचना अर्थात एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को समझते हैं। तो टीनिया सोलियम प्रायः सफ़ेद या क्रीम या पीले रंग का होता है, यानी प्रायः तो सफ़ेद रंग का होता है या क्रीम कलर का होता है या येलो या पीले रंग का होता है। इसका शरीर फीते की तरह लंबा और चपटा होता है। जैसे फीता होता है बिल्कुल उसी तरह से इसका शरीर लंबा होता है, चपटा होता है, फीते की भांति होता है या फीते नुमा होता है कह सकते हैं आप, जिसकी लंबाई 1 मीटर से 5 मीटर तक होती है। यानी जो टीनिया सोलियम है या जो फीता क्रीम अथवा टेपवार्म है, इसकी लंबाई लगभग में 1 मीटर से 5 मीटर तक होती है। शरीर अगले सिरे पर सकरा तथा पीछे की ओर कुछ चौड़ा होता है। जो इसका अगला सिरा है उधर सकरा होता है, पतला होता है और पीछे की तरफ थोड़ा सा चौड़ा होता है। टीनिया सोलियम का शरीर बहुत से भागों या खंडों में बटा होता है, यानी इसका शरीर खंड युक्त होता है। उन खंडों को देह खंड कहा जाता है या प्रोग्लॉटिड्स कहा जाता है, देह खंड कहते हैं। देह खंडों की संख्या लगभग में 800 से 1000 तक होती है। 800 से 1000 के बीच में पाई जाती है, यानी इसमें देह खंड कितने खंड पाए जाते हैं? 800 से 1000 तक। फीता कृमि में विखंडन होने वाली प्रक्रिया कूट विखंडन या स्यूडो मेटामेरिज्म कहलाती है। विखंडन जो इसमें होता है, विखंडन होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? स्यूडो मेटामेरिज्म कहा जाता है या कूट विखंडन कहा जाता है। इसका संपूर्ण शरीर 3 भागों में बटा हुआ होता है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख रहे हैं, इसका संपूर्ण शरीर 3 भागों में बटा है। पहला स्कॉलेक्स, दूसरा ग्रीवा और तीसरा स्ट्रोबिला। जो पहला है इसको पहले समझ लेते हैं, स्कॉलेक्स को। तो यह शरीर के अगले सिरे पर घुंडी के समान, घुंडी जैसा द्विअरीय सममित संरचना होती है। जो स्कॉलेक्स है ये शरीर के सबसे अग्र सिरे पर होता है, अगले सिरे पर होता है और जैसे घुंडी होती है, घुंडी जैसी संरचना होती है। इसके अग्रभाग पर एक गतिशील शंकु या कोन होता है। जो आगे का भाग है उसमें एक गतिशील शंकु होता है और उसका नाम क्या है शंकु का? जिसे रोस्टेलम कहते हैं। आगे के भाग को क्या कहते हैं? रोस्टेलम कहा जाता है। इसमें 22 से 32 काइटिनी हुक पाए जाते हैं, घुमावदार काइटिनी हुक। और ये हुक इसके आधार के चारों ओर 2 लाइनों में होते हैं। जो इसका आधार है, आधार के चारों ओर 2 लाइनों में ये हुक पाए जाते हैं। और इसके चौड़े भाग पर 4 अर्धगोलाकार, ये जो चौड़ा भाग है, इस चौड़े भाग पर 4 अर्धगोलाकार अत्यंत पेशीय चूसक अंग होते हैं, जिन्हें प्रचूसक या एसिटिबुला या सकर्स कहा जाता है। यानी जो ये चौड़ा भाग है ये 4 पेशीय चूसक अंग हैं और इन्हें क्या कहा जाता है? चूसक अंगों को तो प्रचूसक कहा जाता है या एसिटिबुला कहा जाता है या सकर्स कहा जाता है। और इनकी सहायता से स्कॉलेक्स परपोषी के आंतरिक श्लेष्मा या म्यूकोसा में गहराई में धंस जाता है। यानी इसी की सहायता से जो प्रचूसक होते हैं, एसिटिबुला होते हैं या सकर्स होते हैं, इन्हीं की सहायता से ये परपोषी की आंत में, उसकी श्लेष्मा में
चिपकता है उसके म्यूकोसा से, गहराई में धंस जाता है। फिर आते हैं दूसरे भाग ग्रीवा अथवा नेक पर। तो ग्रीवा स्कॉलेक्स के पीछे का एक छोटा सकरा और असंकीर्णित यानी बहुत पतला नहीं होता है। असंकीर्णित का मतलब है अनकंस्ट्रिक्टेड भाग होता है। ग्रीवा से मुकुलन द्वारा देहखंडों की उत्पत्ति होती है। जो ग्रीवा है इसी से मुकुलन के द्वारा, बडिंग के द्वारा देहखंड बनते हैं। अतः इसे प्रचुरोद भवन का क्षेत्र कहा जाता है। इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्रचुरोद भवन का क्षेत्र कहते हैं, या एरिया ऑफ प्रोलाइफरेशन कहा जाता है। एरिया ऑफ प्रोलाइफरेशन एवं विखंडन का क्षेत्र भी इसे कहा जाता है। एरिया ऑफ सेगमेंटेशन भी इसे कहते हैं। चाहे एरिया ऑफ प्रोलाइफरेशन कहें, चाहे एरिया ऑफ सेगमेंटेशन कहें, इसी को कहा जाता है। फिर तीसरा भाग है स्ट्रोबिला। स्ट्रोबिला में क्या है? यह शरीर का लंबा व प्रमुख भाग है, यानी सबसे लंबा भाग स्ट्रोबिला होता है, प्रमुख भाग होता है। और इसी में 800 से 1000 तक देहखंड पाए जाते हैं। इसी में क्या? 800 से 1000 तक प्रोग्लॉटिड्स पाए जाते हैं या देहखंड पाए जाते हैं। और ये एक श्रृंखला के समान सुव्यवस्थित होते हैं, एक लाइन की तरह से व्यवस्थित रहते हैं। प्रत्येक परिपक्व देहखंड में जननांगों का एक पूरा समूह होता है, यानी हर एक इसका जो खंड होता है, हर एक मेच्योर देहखंड में, हर एक मेच्योर प्रोग्लॉटिड्स में जननांगों का एक समूह होता है, या कह लीजिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का एक ग्रुप होता है। रेखाबद्ध पद्धति में देहखंडों और जननांगों का दोहराना प्रोग्लोटाइजेशन कहलाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि एक के बाद ये जो खंड होते हैं और इन सभी खंडों में जो जननांग पाए जाते हैं, ये क्रमशः जो लगे होते हैं, इसे ही प्रोग्लाइटेशन कहा जाता है। और अगले देहखंड सबसे नए एवं लैंगिक अपरिपक्व होते हैं। जो इसके आगे के देहखंड हैं वो नए होते हैं, लैंगिक में अपरिपक्व होते हैं, और जो पिछले देहखंड है वो पुराने होते हैं, लैंगिक में परिपक्व होते हैं, मैच्योर होते हैं। और विकास की विभिन्न अवस्थाओं के कारण स्ट्रोबिला में आगे से पीछे तक 3 प्रकार के देहखंड पाए जाते हैं। अगर विकास की विभिन्न अवस्थाओं को देखा जाए तो उन अवस्थाओं के कारण जो स्ट्रोबिला है, इसमें जो देहखंड पाए जाते हैं, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। 200 जो खंड होते हैं वो अपरिपक्व होते हैं। इसके बाद में 450 परिपक्व होते हैं। इसके बाद में ग्रेविड 150 से 350 तक होते हैं। इस तरह से कुल मिलाकर के 3 प्रकार के देहखंड पाए जाते हैं। अंडपूर्ण या ग्रेविड देहखंड छोटे छोटे समूह में नियमित रूप से स्ट्रोबिला के पिछले सिरे से अलग होकर परपोषी के मल के साथ बाहर निकलते हैं। कहने का मतलब ये है, जो अंडपूर्ण या ग्रेविड देहखंड हैं, ये छोटे छोटे समूह में नियमित रूप से रेगुलर स्ट्रोबिला के जो पिछले सिरे हैं, इस पिछले सिरे से अलग हो जाते हैं, और अलग होकर के जो परपोषी होता है उस परपोषी के मल के साथ बाहर निकलते हैं। यह प्रक्रिया प्रमोचन कहलाती है, एपोलिसिस कहलाती है। प्रमोचन यानी एपोलिसिस कहलाती है। किसे कहते हैं? एपोलिसिस। जो इसके देहखंड होते हैं, अंडपूर्ण वाले या ग्रेविड वाले जो देहखंड होते हैं, वो छोटे छोटे समूहों में नियमित रूप से, रेगुलर रूप से स्ट्रोबिला के पिछले सिरे से अलग होकर के परपोषी के मल के साथ निकलते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है? प्रमोचन कहा जाता है या एपोलिसिस कहा जाता है। तथा फीताकृमि जिसमें यह परिघटना होती है उसे प्रमोचनी कहते हैं या एपोलिटिक कहा जाता है। ऐसी फीताकृमि जिसमें यह घटना होती है उसे क्या कहते हैं? प्रमोचनी कहा जाता है या एपोलिटिक कहा जाता है। चलिए अब टीनिया सोलियम अथवा फीताकृमि या टेपवार्म की आंतरिक संरचना को समझ लेते हैं, अर्थात इंटरनल स्ट्रक्चर को जान लेते हैं। तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंतर्गत शरीर की जो संरचना है, जो बॉडी वॉल है, टीनिया सोलियम में बाह्य चर्म या एपिडर्मिस अनुपस्थित होती है। इसमें एपिडर्मिस नहीं पाई जाती है, बाह्य चर्म नहीं होती है। और शरीर की सबसे बाह्य परत आध्यावरण या इंटेग्यूमेंट कहलाती है। पहली बात तो एपिडर्मिस होती नहीं है, इसमें जो बाहरी परत होती है उसे आध्यावरण कहते हैं या इंटेग्यूमेंट कहा जाता है। और यह कैल्शियम कार्बोनेट से व्याप्त प्रोटीन की बनी होती है। जो बाह्य परत है, जो इंटेग्यूमेंट है, ये किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट से व्याप्त प्रोटीन की बनी होती है। और असंख्य सूक्ष्म नालों द्वारा छिद्रित परत होती है, यानी इसमें बहुत सारे सूक्ष्म छिद्र नालों के माध्यम से होते हैं। आध्यावरण एक मोटी, सजीव तथा बहुकेंद्र की परत होती है।
इसके बाहर की ओर अनेक प्रवर्ध निकले रहते हैं जिन्हें सूक्ष्म रोमक कहा जाता है या माइक्रोट्रकीज कहते हैं। ये परजीवी के शरीर की सतह का क्षेत्र बढ़ाते हैं। फिर अगर इसके पोषण की बात की जाए तो टीनिया सोलियम में आहार नाल तथा पाचन ग्रंथियां अनुपस्थित होती हैं, यानी इनमें आहार नाल नहीं होती है, एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है, पाचन ग्रंथियां भी नहीं पाई जाती हैं और यह अपने परपोषी की क्षुद्रांत में स्थित पचा हुआ भोजन अवशोषित करके पोषण प्राप्त करता है। यानी जैसे मनुष्य के चिपक गया है, मनुष्य के आंतों में है, तो उसी मनुष्य से पोषण प्राप्त करता है। इसलिए कहा गया कि परपोषी के छोटी आंत में स्थित जो पचा हुआ भोजन होता है उसी पचे हुए भोजन को ये अवशोषित कर लेता है और उसी से अपना भोजन करता है। अवशोषण शरीर की सामान्य सतह के द्वारा होता है। फिर अगला है श्वसन, यानी श्वसन इसमें कैसे होता है, रेस्पायरेशन कैसे होता है। तो टीनिया सोलियम में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के कारण अवायवीय श्वसन होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, एब्सेंट होती है, इसलिए इसमें एनएरोबिक रेस्पायरेशन होता है। किसमें, टीनिया सोलियम में एनएरोबिक रेस्पायरेशन। ग्लाइकोजन के कार्बन डाइऑक्साइड तथा वसीय अम्लों में विदलन से ऊर्जा प्राप्त होती है। जो ग्लाइकोजन है इसके कार्बन डाइऑक्साइड और वसीय अम्लों में विदलन हो जाता है, विदलन से ऊर्जा प्राप्त होती है, एनर्जी प्राप्त होती है। यदि इसके उत्सर्जन तंत्र की बात करें, एक्सक्रीटोरी सिस्टम की बात करें, तो टीनिया सोलियम का उत्सर्जित तंत्र ज्वाला कोशिकाओं के द्वारा होता है। यदि इन ज्वाला कोशिकाओं के बारे में आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो मैंने एक छोटा सा वीडियो 3 मिनट का अपलोड किया है, आप लोग जाकर के उसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिर अगर इसके तंत्रिका तंत्र की बात की जाए, नर्वस सिस्टम की बात की जाए, तो टीनिया सोलियम के स्कॉलेक्स में एक जोड़ी दृढ़ प्रमस्तिष्क गुच्छिका या सेरिब्रल गैंग्लिया होती हैं, जो इसका तंत्रिका तंत्र है। तो इसमें क्या कहा गया है कि टीनिया सोलियम के स्कॉलेक्स में जो स्कॉलेक्स होता है उसमें एक जोड़ी सेरिब्रल गैंग्लिया पाई जाती हैं। अगर इसमें जनन तंत्र की बात की जाए, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाए, तो केवल कुछ अग्र तथा कुछ पश्च देहखंडों को छोड़कर प्रत्येक देहखंड में जननांगों का एक समूह पाया जाता है। यानी कुछ आगे के खंड छोड़ दीजिए, कुछ पीछे के खंड छोड़ दीजिए, बाकी सभी खंडों में जननांगों का एक समूह होता है। टीनिया उभयलिंगी जंतु है या हर्माफ्रोडाइट एनिमल होता है। जननांग मेसेनकाइमा से विकसित होते हैं और नर जननांग मादा जननांगों से पहले विकसित होते हैं। मादा जननांग बाद में, नर जननांग पहले विकसित हो जाते हैं। इस प्रकार पुंपूर्वी दशा पाई जाती है, यानी में प्रोटेंडस पाया जाता है और इनमें जनन तंत्र निम्न प्रकार के होते हैं। नर जनन तंत्र की अगर बात की जाए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाए, तो नर जनन तंत्र में असंख्य वृषण, असंख्य टेस्टिस होती हैं, शुक्रवाहिकाएं होती हैं या वैस डिफरेंसिया होती हैं, शुक्रवाहिनी, जननिक परिकोष्ठ पाए जाते हैं जो जनन छिद्र के द्वारा बाहर निकलते हैं या गोनोपोर के द्वारा बाहर निकलते हैं। अगर मादा जनन तंत्र की बात की जाए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात की जाए, तो मादा जनन तंत्र दो पालित या द्विपालित अंडाशय या ओवरी, अंडवाहिनी यानी ओविडक्ट, ऊ टाइप, योनि, गर्भाशय एवं पीतक ग्रंथियों के द्वारा निर्मित होता है या बना होता है। ऊ टाइप के चारों ओर एक कोशिकीय मेहली की ग्रंथियां या मेहल्स ग्लैंड पाई जाती हैं। जो ऊ टाइप होता है इसमें एक जोड़ी मेहल्स ग्लैंड पाई जाती हैं, या कह लीजिए कि एक कोशिकीय मेहली की ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये संपुटों के मार्ग को चिकना बनाती हैं या कैप्सूल्स के मार्ग को चिकना बनाती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आप लोगों को टीनिया सोलियम का जीवन चक्र समझाएंगे। आशा है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।